मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप जितना अभी तक आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो तो आप मैसेज के थ्रू बता सकते हैं एंड हम उनको रेक्टिफाई या क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो कंटिन्यूइंग एंड जंपिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लास्ट टॉपिक आज जो स्टडी करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द रेंज ऑफ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट द यूजेस। और बोर्ड एग्जामिनेशन में यूजेस एंड लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज ये सब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होनी चाहिए क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन इनमें से आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? देखो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद डिफरेंट मेथड्स के जरिए कई प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया गया और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वेरी कर रही थी एक दूसरे से, वो वेरी कर रही थी इन देयर वेवलेंथ्स, इन देयर फ्रीक्वेंसीज। अलग अलग मेथड्स से वो जनरेट हुई और उनमें वेरिएशन जो था उनकी फ्रीक्वेंसी उनकी लैम्डास में था, ठीक है। तो उससे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हो गई, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिसाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। जब अलग अलग वेवलेंथ्स की वेव है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, इसलिए उन्हें हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर पाते हैं, राइट। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं कुल मिला के कि पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है बेसिकली, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ हाई फाई नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यही जो बहुत प्रकार की वेव्स हमको पता चली विथ टाइम एंड दीज आर नथिंग बट 7। हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उनको हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डरली अरेंजमेंट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। एंड जो ये सीरीज मिली अलग अलग वेव्स की, 7 वेव्स की, इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कैसे भी आप रख दो, बट ये जो ऑर्डरली सीरीज है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? दिस इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic waves either in the increasing order or decreasing order of their wavelengths. That's all, right? Orderly arrangement of electromagnetic waves, ठीक है, either in the increasing or in the decreasing order of their wavelengths. क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? अब वो जो 7 वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात कर रहा हूं या करने जा रहा हूं आपसे, वो ये आपके सामने एक मैंने टेबल ड्रॉ किया है ताकि हमारा टाइम बच जाए और इसमें वो सारी वेव्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? टाइप ऑफ वेव्स, उनकी वेवलेंथ की वैल्यूज है इन मीटर्स, उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है इन हर्ट्ज एंड देयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे वो अलग अलग प्रकार की वेव्स पैदा होती है, राइट। तो अब एक बात ध्यान से समझ लेना, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग प्रकार की वेव्स जनरेट हो रही है, राइट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें अब ये वेव्स पहले तो इनको देख लेते हैं एक बार, इनके नाम। ये आप स्क्रीन पॉज कर लेना और ये नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसमें बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, ये फैक्ट्स हैं और ये खास करके ये 2 कॉलम लैम्डा और न्यू के आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने बाय हार्ट कर लेना है पूरा टेबल। कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, 2 प्रकार से पूछते हैं, या तो वो किसी वेव्स की लैम्डास को दे देंगे और बोलेंगे कि पता लगाओ तो वेव्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। उनकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे दी जाएगी वैल्यू
और बोलेंगे कि वो किस वेव को करस्पॉन्ड कर रही है, और फिर पूछेंगे कि उन वेव का एक एक यूज या एप्लीकेशन बताओ। तो 3 मार्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट। या वाइस वर्सा में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो वेव का नाम दे देंगे और बोलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेवलेंथ की वैल्यूज को लिखो एंड राइट वन एप्लीकेशन फॉर ईच, उनका एक एक यूज सबका। तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, लैम्डा की वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज, और याद रखना कि वो करस्पॉन्डिंग किस किस को करस्पॉन्ड कर रही है, एंड देयर यूजेस एंड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 2-2, 3-3 यूज भी आपको पता होने चाहिए कंपल्सरी, ठीक है। तो वेव्स के बारे में आप जानकारी देखते हैं हम लोग। वी हैव रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, अगले 2 मिनट में मैं आपको विजुअलाइज करा के या एंटर कराना चाहता हूं दिमाग के अंदर आपके कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। शॉर्टकट में देखो, मैं यहां लिख रहा हूं रेडियो वेव्स, देन वी हैव माइक्रोवेव्स, देन वी हैव इंफ्रारेड, देन वी हैव विजिबल, राइट, then we have ultraviolet, x-rays and gamma rays, right। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको ताकि याद करवा दूं इस चीज को। देखो, विजिबल में 7 वेवलेंथ्स होती हैं, वायलेट से लेकर रेड तक, विबजियोर। तो वो विबजियोर ऐसे होता है बेटा, V यहां पे और R यहां पे, विबजियोर, VIBGYOR इधर। तो देखो, R की साइड ही यहां पे इंफ्रारेड, रेड इंफ्रारेड, अब समझ में आ रहा है। V की साइड में, वायलेट की साइड में अल्ट्रा वायलेट। ये ऑर्डर भूलना नहीं है आप लोगों ने, ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान रखना है। पहले तो ये सीरीज एकदम पक्का कर लेनी है। मैं फिर से बोलता हूं, रेडियो वेव्स, ये सीरीज बिल्कुल जो की त्यों, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज, 7 वेव्स है, राइट। तो ये बिल्कुल पक्का कर लिए। दूसरा कि ये जो वेव्स लिखी हुई है, ठीक है, इनका ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, यानी कि सबसे लीस्ट एनर्जेटिक वेव्स जो है, जिनकी सबसे कम एनर्जी है, वो होती है रेडियो वेव्स, और जिनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो होती है गामा रेडिएशंस, राइट। हमारे को एक फॉर्मूला मालूम है, मैं यहां पे लिख देता हूं और उसको रब कर दूंगा, E = h न्यू, और C = न्यू लैम्डा से हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, E = hc/λ। क्यों? क्योंकि C = न्यू लैम्डा होता है, वही यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट करके न्यू की वैल्यू को c/λ लिख दिया, राइट। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो एनर्जी उस वेव की बढ़ती जाती है, जब वेवलेंथ घटती है तो एनर्जी बढ़ती जाती है, राइट। वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अब पक्का कर लेना, ये जो हमने सीरीज लिखी है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में है, ठीक है। दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। इसको आप दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो। ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, ठीक है। सबसे लीस्ट एनर्जेटिक रेडियो वेव्स और सबसे ज्यादा गामा रेडिएशंस, राइट। दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, सबसे कम फ्रीक्वेंसी यहां, सबसे ज्यादा वहां, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है। वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स अगर अकेले विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें विबजियोर की, तो देखो लैम्डा घट रही है, तो लैम्डा सबसे ज्यादा जो होती है रेड की होती है और सबसे कम जो होती है वायलेट की होती है, अगर केवल और केवल इतने छोटे से पार्ट को हम कंसिडर करें। तो ये पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें से हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं,
ठीक है, वो बहुत स्मॉल पार्ट है, पोर्शन है ऑफ दिस लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या ये बात यहां तक बिल्कुल क्लियर होगी? ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। ये काम आपका याद करने का है, आप इसको याद करोगे। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, और याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन। ये अलग अलग वेव्स किन मेथड से जनरेट होती हैं। ऊपर ऊपर से आपको इस नॉलेज लेना, बहुत डीप नॉलेज इसमें नहीं लेना है ये, क्योंकि हायर क्लासेस के टॉपिक्स है। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज, ये जो मेथड जैसे इसका होता है मेथड, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बाकी कुछ ऐसे मेथड से प्रोड्यूस होती हैं जो कुछ हायर ग्रेजुएशंस में हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की, these are produced by simple oscillating circuits, that is the combination of inductor और capacitor, LC oscillations। ठीक है, या फिर by the rapid acceleration, यहां पे लिखा हुआ है, और deceleration of electrons in the aerials या antennas। एंटीनास में रैपिड एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का होने से ये रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। क्लियर हो गई बात? सेकेंड वेव्स आर माइक्रोवेव्स। आप सभी के घर में, ज्यादातर घरों में माइक्रोवेव्स आप लोग यूज करते हैं इंस्टेंट हीटिंग के लिए, फटाफट से उसमें चीजें गर्म हो जाती हैं एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल ओवन्स। ठीक है, उनमें क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वॉल्व्स होते हैं। These are nothing but special type of vacuum tubes। ठीक है, तो इनकी कंस्ट्रक्शन या डिटेल्स आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बट फैक्चुअली बस आप याद रखो। ये आप अगर कोई अगर ठीक करने आता है आपका, तो आपको पीछे उसके मैग्नेट्रॉन दिखता है। मैग्नेट्रॉन एक अरेंजमेंट होता है, मैग्नेट्स होते हैं, कॉइल्स होती हैं, राइट। तो अभी हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, और वो पीछे लगा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वहीं से ही उनके हीटअप होने से ही माइक्रोवेव्स जनरेट होती हैं, राइट। तो स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड वेव्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो धरती को या वाटर बॉडीज को या एटमॉस्फेयर को हीट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सूर्य से जो इतनी सारी वेव्स आ रही हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर रेंज की वेव्स जो होती हैं वो हीटिंग करने का काम करती हैं। ठीक है, तो जो गर्मी हमें महसूस होती है वो इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण ही हमें महसूस होती है। तो दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। तो उससे क्या होता है कि हीट कंटेंट बढ़ जाता है और गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अगर एटम्स और हॉट बॉडीज हो, ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा हमने किसी बॉडी को गर्म कर दिया, तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है वाइब्रेशन का। ठीक है, और वही वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन ग्रुप में भी पूछ लेते हैं, व्हाई इंफ्रारेड रेडिएशंस आर कॉल्ड हीट वेव्स। उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे प्रोवाइड हीट टू द बॉडीज, राइट। क्लियर होगी बात अच्छी तरह से? नेक्स्ट आती है विजिबल लाइट, विजिबल रेडिएशन। देखो ये बड़ा कॉमन है, और ये हमें जानते भी हैं कि जो लाइट हमें दिखती है आंखों से, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर शेल टू द आउटर शेल। ठीक है, और फिर डी एक्साइटेशन होके आउटर सेल इनर शेल पे जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, then the difference in energy is emitted as the radiation, and it may lie in the visible region also and in the ultraviolet region also, right। लेकिन अगर वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्ट करने पर वही बनता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से अप्रोक्सीमेटली 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर रेडिएशन निकलती है, तो वो हमारी आंखें उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, हमारी आंखें इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, बट जरूरी नहीं कि हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो और कोई नहीं,
स्नेक्स होती हैं, अदर अलग 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 जीव जंतु जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्नेक्स इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेती हैं, लेकिन ह्यूमन आइज कैन नॉट डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस, राइट। तो विजिबल लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन, हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का इनर शेल से आउटर, एंड फिर डी एक्साइटेशन जब होता है तो E2 माइनस E1 इज एमिटेड एज, ये आपने पढ़ा हुआ है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू इज एमिटेड एज द विजिबल लाइट, राइट। ओके, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, स्पार्क एंड आर्क लैंप्स, ठीक है। हम स्पार्क प्रोवाइड करें और उसमें एक्साइट हो जाए एटम्स, ठीक है, तो इनर शेल से आउटर शेल में गए, डी एक्साइटेशन हुआ तो द वेव जो निकली दैट कंप्राइजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। नाउ एक्सरेज, एक्सरेज रॉयंगटन के द्वारा ये डिस्कवर हुई थी। रॉयंगटन इज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट, राइट। सो फर्स्ट नोबेल प्राइज एक्सरेज के लिए ही, जब नोबेल प्राइज की बिल्कुल शुरुआत हुई थी तो फर्स्ट नोबेल प्राइज एक्सरेज के लिए ही रॉयंगटन को मिला था, राइट। सो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बेसिकली बाय कि अगर फास्ट मूविंग हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, यदि अगर हम लोग सडनली स्टॉप करें मेटल से तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, राइट। सो एक्सरे ट्यूब्स और एक्साइटेशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेथड जो है ये, ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, क्लियर। गामा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस को भी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में भी, इन पर्टिकुलर न्यूक्लियाई चैप्टर में। और ये कहां से निकलती हैं गामा रेडिएशंस? न्यूक्लियस के अंदर से निकलती हैं। जो अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई होते हैं लाइक यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, हैवी होने के कारण वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो उस स्टेबिलिटी के चक्कर में ही वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं लाइक अल्फा, बीटा, गामा। तो उसमें से गामा एक रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और बीटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। बट जो गामा होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। इट इज रेडिएशन, एनर्जी। क्लियर हो गई बात? अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं। तो वो कहां से निकलते हैं? उनका ओरिजिन क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर से, बाय द प्रोसेस ऑफ विच इज नेम्ड एज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है ना। उससे रेडियो एक्टिविटी उस फिनोमिना का नाम है, एंड इन डिटेल हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, राइट। अब हम एंटर करते हैं, दिस वाज एवरीथिंग, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर ओरिजिन लिखा हुआ है। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द टाइप, द वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसीज, ये सब आपने एकदम याद करनी है, और द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ वी एंटर इनटू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इट इज द लास्ट पार्ट। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस पर काम करना है, और एटलीस्ट तीन यूजेस मैं चाहूंगा, मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा, और तीन यूजेस आप सब याद रखो, और ये लैम्डास और फ्रीक्वेंसीज याद रखो। अदरवाइज ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता है। मान लो कि आप लोगों को कोई वेवलेंथ दे दी और वो वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग वेव आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो फुल उसका यूज भी लिख नहीं पाओगे आप, वो फुल क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये सब याद करना है। ये फैक्चुअल है, थियोरेटिकल है, एवरीथिंग, ठीक है। अब एक चीज मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यदि अगर कुछ आपको बताने के लिए बाकी हो, राइट, इतना सफिशिएंट है, यस, एंड वी कैन मूव ऑन टू द यूजेस, राइट। तो मैं इसको फटाफट से मिटाता हूं, और फटाफट से हम लोग कंपाइल करते हैं एटलीस्ट दो तीन यूजेस सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस के कारण, यस, हाँ, अभी मैं बोल रहा था कि मैं आपको कोई पॉइंट बताना चाहता हूं। टेबल मैंने रब कर दिया है, लेकिन आप टेबल नोट कर चुके हैं, तो उस अगर आप टेबल को देखिए एक बार, तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज की रेंज जो होगी ओवरलैप होती हुई दिखेगी। इस मान लो कि ओके, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, ठीक है, इंफ्रारेड है, यहां पे इंफ्रारेड लिख देते हैं, देन विजिबल है, देन अल्ट्रावायलेट है। तो हो सकता है कि किन्हीं दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी
ओवरलैप कर रही हो कुछ एंड में, यहां पे भी 10 पावर कहीं 14 आ रहा हो, इधर भी 10 पावर 14 ऐसा कुछ आ रहा हो, राइट। तो यदि अगर एग्जाम में आपको दे देते हैं, ठीक है, कि ये फ्रीक्वेंसी किस वेव को करस्पॉन्ड करती है, तो ध्यान रखना आप कुछ भी अगर इन दोनों में से आप लिख देते हो तो वो उसका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब ओवरलैपिंग का मतलब भी क्या होता है कि ये दोनों वेव्स इन दोनों मेथड्स से, अलग अलग मेथड से जो भी अभी हमने देखे थे, इनसे प्रोड्यूस की जा सकती है, वो कॉमन फ्रीक्वेंसी बॉर्डर की होती है, ठीक है। तो इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी, इस वेव की भी फ्रीक्वेंसी इतनी है, 10 पावर 21 है, इसकी भी इतनी है, तो कौन सा आंसर दे? आप जो भी दोगे वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट हमारा। और लास्ट पार्ट जो है वो है यूजेस का। सो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑफ ईएम वेव्स, राइट। टू स्टार्ट विथ पहला है रेडियो वेव्स। अब इसको फटाफट से आप देखते जाना, राइट। रेडियो वेव्स की बहुत लार्ज रेंज है वेवलेंथ की, ठीक है। तो इतनी लार्ज रेंज होने के कारण इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी, अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसीज, कुछ पोर्शन फ्रीक्वेंसी का, कुछ और दूसरा पोर्शन, ये फर्स्ट पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है, ये थर्ड पोर्शन है, ये होती है फ्रीक्वेंसी रेंज, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक सपोज करो इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी की रेंज, ऐसे एग्जांपल देते हैं कि कोई 100 से लेके 200 तक रेंज है, ऐसी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऐसी जो स्टैटिस्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, तो हमने इसका विभाजन कर दिया क्योंकि उस पोर्शन, इतना पोर्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, तो उनको हम अलग ढंग से यूज करते हैं। इतने पोर्शन की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है उस वेव्स को, और ये सारी आप रेडियो वेव्स के अंतर्गत ही रही है, दे आर ऑल लाइंग इन द रेडियो वेव स्पेक्ट्रम, राइट। तो इतने पोर्शन की प्रॉपर्टीज कुछ स्पेशल टाइप की है, तो उनको अलग एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से इस पूरे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी की रेंज को हम लोगों ने बाइफरकेट किया हुआ है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो फ्रीक्वेंसी की रेंजेस है, ठीक है, मैं अभी वो बताऊंगा और उनका इस्तेमाल कहां पे होता है वो आप अभी देखोगे। तो फर्स्ट आता है एएम बैंड। बेटा इसको हम बोलते हैं, पहले कम्युनिकेशन तुम्हारे सिलेबस में था, अभी नहीं है, उसमें